हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हमारे साथ पोस्ट गेट जर्नी में मुकुल है, जो कि एट प्रेजेंट आईआईटी मुंबई में है। हम बात करेंगे मुकुल से और उनके पोस्ट गेट जर्नी के बारे में स्टार्टिंग में हम बात करेंगे, और उसके बाद आईआईटी मुंबई के कुछ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन को एक्सप्लोर करेंगे मुकुल के साथ। और एट द एंड हम बात करेंगे मुकुल से कि आज वो आईआईटी मुंबई में कौन से रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू गुजर के एक बहुत बढ़िया पैकेज में आज वो स्टैंड कर रहे हैं। तो हम पूरी जर्नी मुकुल के साथ डिस्कस करेंगे। आप बने रहिएगा एंड तक, ताकि आपको पता चले कि एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। सो हेलो मुकुल, हाउ आर यू? Hello, sir. I'm all good. ओके मुकुल, स्टार्ट करते हैं आपके पोस्ट गेट जर्नी से। तो सबसे पहले आप बताइए अच्छा। कि आपके क्रेडेंशियल्स 2020 में क्या थे, और उसके बाद आपके स्कोर में आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिले थे ईयर 2020 में। सर, मेरा गेट का स्कोर कार्ड था 2020 का, विच वाज 685, एंड मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो एट दैट टाइम, मतलब जब मेरा रिजल्ट आया था उस दौरान पे, तो दिमाग में इसी चीज का चल रहा था कि हम लोगों को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि वो स्कोर ऐसा था, इट इज नाइदर टू मच ऑफ अ हाई नॉट टू मच ऑफ अ लो, बीच का स्कोर था। तो उस स्कोर पे हम लोग थोड़ा सा ज्यादा नर्वस होते हैं, क्योंकि बीइंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, सबका एक ही माइंडसेट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरा भी था, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को डिनाई करूंगा, क्योंकि हम लोग वो चीज अपने ग्रेजुएशन में देख के आते हैं कि वीएलएसआई का ही नियर में फ्यूचर है। एंड बात सही भी है, क्योंकि आजकल सब कुछ वीएलएसआई के थ्रू ही काम चल रहा है, और इसमें आने वाला स्कोप भी काफी अच्छा चल रहा है, तो प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है इस चीज में। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि स्कोर इतना है नहीं कि टॉप आईआईटीज लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईएससी में मेरे को वीएलएसआई मिले। तो एक चीज का सबसे इम्पोर्टेंट जो ख्याल रखना होता है किसी भी एक स्टूडेंट को, कि आपका जितना स्कोर है, रादर देन टेकिंग अ ड्रॉप ईयर एंड एक ही चीज का रट लगाना कि मुझे वीएलएसआई चाहिए नो मैटर व्हाट द कॉलेज। हर एक स्टूडेंट को ये चीज का बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए कि आपका स्कोर जो है आपको किस अच्छे कॉलेज में दिलवा सकता है, और कौन सी डिसेंट ब्रांच, ये दोनों का आपको केयर करना पड़ता है। क्योंकि कॉलेज जब आपका अच्छा होगा तो आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। नो मैटर आपकी ब्रांच वीएलएसआई है, लेकिन आपने एक नीचे कॉलेज में ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो प्रॉब्लम इसी चीज का आएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ कंपनीज आपके कैंपस में विजिट करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज यू आर स्टडिंग। तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए इंसान को थोड़ा सा ट्रेड ऑफ करना चाहिए मेरे हिसाब से। हर किसी इंसान का अलग परसेप्शन होगा कि नहीं। बहुत सारी लोगों का ये मानना होता है कि मुझे वीएलएसआई चाहिए, क्योंकि मेरा वन ऑफ द फ्रेंड था, आई थिंक ही वाज इन 2019, उसका हाँ रैंक मुकुल, अच्छा था अभी भी ऐसा फ्यूचर में। होता है पोस्ट गेट जर्नी में, आपका ऐसा है, अभी भी ऐसा होता है कि काफी सारे कॉल्स मुझे आते हैं जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से भी होता है, और उनका ये हमेशा बोलना होता है कि सर मुझे वीएलएसआई चाहिए, आप मेरे को ईडीसी में कुछ जो भी आप बता सकते हैं बता दीजिए। ईडीसी का ही इंटरव्यू लेते हैं वो लोग। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये कितना परसेंट ट्रू है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट अगर वीएलएसआई लेने का कोशिश कर रहा है, तो क्या आपके एक्सपीरियंस से उनको ईडीसी का नॉलेज होना चाहिए इन जनरल? वो जो है वो ईडीसी अपने गेट के जो उनका स्कीम होता है उसमें अवेलेबल नहीं होता है उनके सिलेबस में। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट वीएलएसआई की ओर जाए, तुम्हारे एक्सपीरियंस है कि क्या उनको ईडीसी की नॉलेज की एकदम इंपॉर्टेंटली जरूरत पड़ती है? मैं इस चीज से थोड़ा सा सहमत हूँ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो थोड़ा सा हम्म। इस चीज का केयर भी करते हैं। क्योंकि आप अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, तो आपको ईडीसी मस्ट होता है कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। बट एज हम्म। कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल, उनको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, ये ईडीसी में ये चीजें पढ़ी जाती है। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो उनको सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो होती है, वो फिजिक्स का बहुत ज्यादा अच्छा खासा अगर आप नॉलेज रखते तो मोर देन सफिशिएंट होता है। तो हम्म। एज अ इलेक्ट्रिकल पर्सन, अगर मैं किसी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को एडवाइस करना होगा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के इस रिगार्डिंग पे क्वेरीज आती है, तो मैं उनको एक ही चीज का एडवाइस करता हूँ कि पहली चीज तो आप अपना मैथमेटिक्स स्ट्रांग रखें।
क्योंकि वहां पे दे डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ अ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, द बेस्ट वे टू गिव देम अ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। पहली चीज आप अपना मैथ्स अच्छा रखें, दूसरी चीज आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फाउंडेशन अच्छा रखें। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना आना चाहिए, बट ये क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम, एक साल में तो होगा नहीं कि आपको एक साल पूरा मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो लिमिटेड टाइम में जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सेमीकंडक्टर फिजिक्स एज वेल एज ऑन द मॉसफेट, क्योंकि बीजेटी मोस्टली आउटडेटेड होती है। अगर आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स आती है तो आपको मॉसफेट भी इजीली समझ में आ जाए। So the major portion I advise to any electrical student is focus on your maths as well as on EDC, specifically semiconductor physics. मैं वही बोलना चाह रहा हूं, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है, जैसा मुकुल ने बोला, तो हम एक्चुअली में ईडीसी को 5 से 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि डिफरेंट मॉड्यूल बोल सकते हैं। उसमें सबसे पहला मॉड्यूल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बिना हम सेमीकंडक्टर्स का नींव रख ही नहीं सकते, वो है बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अगर आपको बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स का अच्छा नॉलेज है, जिसमें आपका जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन होता है वो फिजिक्स का ही पार्ट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी, प्रॉपर्टीज, है ना, जितने भी सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशंस के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और उसके बाद दूसरा चैप्टर जो होता है वो डायोड का होता है, तीसरा हमारा बीजेटी का होता है, उसके बाद हमारे पास मॉसफेट और मॉस कैपेसिटर होता है। तो मुकुल का भी यही कहना है, मैं भी यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स का नॉलेज है, प्लस आपने उसमें मॉसफेट और मॉस कैप का तड़का लगा दिया, तो आपका इंटरव्यू सेशंस बहुत ही गुड हो सकता है। अगर आप वीएलएसआई कंपनीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी एमएस के आईआईटी में एमएस के इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके मुकुल, नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने भी ऐसा सोचा होगा, आपने भी ईडीसी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि आपका भी ये प्लान था कि आप वीएलएसआई में जाना चाहते हैं। तो yes, ये जो प्रिपरेशन है, ये आपको दूसरे ब्रांच में कितना बेनिफिट दिया जो आप ऑप्ट किए एट द एंड? सर जैसा मेरा क्या था कि मेरे को भी एज यूजुअल हर एक एवरेज स्टूडेंट की तरह मेरे को भी एक चाहिए, वीएलएसआई चाहिए, आईआईटी बॉम्बे हो गया, या किसी भी आईआईटीज में चाहिए। बट एट द एंड मैं जिस ब्रांच में हूँ वीएलएसआई से एकदम हटके है, इट्स लाइक मोस्टली सॉफ्टवेयर डोमेन। बट थिंग इज दैट कि जब हम वीएलएसआई के कुछ बेसिक्स, सी आपका जो नॉलेज है वो कहीं वेस्ट नहीं जाता। हम लोग यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इमेज प्रोसेसिंग। तो ऐसा नहीं है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कुछ पोर्शन कोई काम ही नहीं आता, वो काम बिल्कुल आएगा मेरे को। एंड कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस एंड जीपीएस डिजाइन, तो उसके लिए हमको आईओटी पे काम करना होता है। अब आईओटी का आपको अच्छा खासा नॉलेज हार्डवेयर का तभी होगा जब आपको डिवाइस सर्किटरी पता होगा। डिवाइस सर्किटरी पता है तो ही मैं वहां पे थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके थोड़ा सा प्रॉपर कौन सा डिवाइस मेरे को यूज करना है वो मैं वहीं से हिसाब लगा पाऊंगा। तो जितने भी हमारे यहाँ हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट चलते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा इन सब चीजों के एप्लीकेशंस होता है, लेकिन मोस्टली हमारी ब्रांच का जो काम है वो मशीन लर्निंग बेस्ड है। बट हाँ, थोड़ा इसका नॉलेज भी होना मेरे को बेनिफिशियल तो लगता है, क्योंकि मैं जब हार्डवेयर पे काम करता हूँ, हार्डवेयर डिजाइनिंग पे, जब आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं आर्डिनो वगैरह पे, तो वो चीज मेरे को काम आती है कि वो कभी मैं भूलता नहीं। तो वो चीज का मेरे को काफी अच्छा बेनिफिट होता है इन स्मॉल स्केल, लेकिन वो डज मैटर करती है आप। हम्म। तो मुकुल, स्टूडेंट्स को ये आइडिया हो गया कि अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, अगर आप वीएलएसआई और उससे मिलता जुलता कोई ब्रांच ऑप्ट कर रहे हैं अपने एमटेक स्पेशलाइजेशन के लिए, तो आपको डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ कोडिंग्स के बारे में भी आपने पिछले इंटरव्यू में डिस्कस किया थे, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे आगे। तो इस पोस्ट ग्रेड जर्नी में आपने कौन कौन से ऑप्शंस को एक्चुअली में, जैसे वीएलएसआई तो आप ये बोल रहे हैं कि अच्छे कॉलेजेस में आपके स्कोर के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो आपके पॉसिबिलिटीज के बारे में मैं एक्चुअली में जानना चाहता हूं और स्टूडेंट से शेयर करना चाहता हूं कि एक्चुअली में आपके स्कोर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जो एक्चुअली में स्टूडेंट को ऑप्ट करनी चाहिए, और ये संभव भी है कि उनको मिल जाएगा। सर जैसे मेरा स्कोर जितना था तो मुझे एक चीज श्योर शॉट थी कि मेरे को टीचिंग असिस्टेंट जो 2 साल का एमटेक होता है, वो जो ऊपर के जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस आईआईटीज हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली एंड आईएससी, ये 4 में तो मिलने से रहा नहीं, ये तो मेरे दिमाग में क्लियर था। ये इसमें तो नहीं मिलेगा कि इनका नियरली कट ऑफ 800 850 इतना रहता ही रहता है। इवन फॉर ओबीसी कैटेगरी इट्स अबाउट मोर देन 750, तो उतना स्कोर था नहीं। और
एडिशनल राउंड, स्पॉट राउंड, ये सब ऐसे राउंड है नोबडी वांट्स टू टेक रिस्क इफ समबडी हैव समथिंग बेटर इन देयर हैंड। तो वो एक दिमाग का माइंडसेट था मेरा। तो मेरे स्कोर पे मुझे ये चीज तो बहुत अच्छे से पता थी कि मुझे अगर वीएलएसआई मिलने का चांसेस है आईआईटीज में, तो या तो वो सेकंड जनरेशन आईआईटी है लाइक आईआईटी बीएचयू हो गया, इवन आईआईटी गुवाहाटी में भी अगर मैं स्पॉट राउंड में अपने 2020 में जाता तो वहां पे मिल जाते, क्योंकि आई थिंक 670 के अप्रॉक्स एक स्टूडेंट को मिला था वहां। बट वही बात होती है कि उतना वेट करना, इट्स एन एडेड प्रेशर। सो आपको ये चीज बहुत दिमाग में रखनी होती है कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या वेरियस पॉसिबिलिटी मिल सकती है। जैसे अगर मैं अपने स्पेसिफिक स्कोर की बात करूं, तो आपको इस स्कोर पे कम्युनिकेशन आईआईटी रुड़की में मिल सकता था, मुझे ये चीज पता थी। एंड देयर इज वन गुड ब्रांच इन आईआईटी खड़गपुर विच इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, जो हम्म मेजरली एक ब्रांच है इलेक्ट्रिकल का, लेकिन इसी वाले भी उसमें एलिजिबल होते हैं। तो हम्म मेरा ये था कि मुझे अगर वीएलएसआई नहीं मिला, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च किया था, हर एक आईआईटी में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्रांचेस थी, तो उसमें मेरे को सबसे अच्छी जो ब्रांच प्रेफर्ड लगी वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग आईआईटी खड़गपुर की थी, जिसमें हम्म थोड़ा सा मेरे को इलेक्ट्रिकल का पढ़ना पड़ता, लाइक मेजरमेंट, जो ऑलरेडी मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे को आइडिया था। तो हम्म और दूसरा कम्युनिकेशन मेरे को मिल सकता था आईआईटी रुड़की का खड़गपुर का एसपीएम, आईआईटी गुवाहाटी का मेरे को सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग मिलता। इवन मेरे को ये श्योर शॉट था कि मुझे ऊपर की 3 एनआईटीज में वीएलएसआई मिल ही जाएगा, और वैसा हुआ क्योंकि मैंने सीसीएमटी भी भरा था। तो इस स्कोर पे मेरे हिसाब से एक बच्चे का माइंडसेट ये होना चाहिए कि रादर देन, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो ड्रॉप करना चाहते हैं कि नहीं मेरे को ऊपर की टॉप 7 आईआईटीज में ही चाहिए, बट मेरा ये मानना है कि आप खुद से चीजें एक्सप्लोर करो, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। बच्चे चीज एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। इस स्कोर पे आपको एनआईटीज में पक्के से एडमिशन मिल जाएगा, मतलब श्योर शॉट ऐसा होता है कि आपको मिल ही जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो एंड आपका स्कोर 650 से ऊपर है, तो एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल में सेकंड और थर्ड राउंड होते होते मिल जाएगा। मेरे स्कोर पे अगर मुझे वीएलएसआई मिलना था तो मेरे को पता था कि आईआईटी बीएचयू में मिलेगा, क्योंकि मेरे सेम स्कोर पे एक बंदे को आईआईटी बीएचयू में डीटीआई मिला था, जो भी अच्छे खासे पैकेज पे माइक्रोन में प्लेस्ड। ओके और आईआईटी रुड़की में कम्युनिकेशन था, ये स्कोर पे आपको मिल सकता है। इवन अगर मैं बीएचयू से और थोड़ा सा नीचे जाता, लाइक आईआईटी रोपड़, मंडी, तो वहां में कुछ शॉर्ट था। बट वही बात होती है कि आपको ये चीज दिमाग में रखना कि आप अपने स्कोर को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाए रादर देन एक ब्रांच के कारण। इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि अच्छा कॉलेज ले लेंगे तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती है, वो साइड बाय साइड इलेक्टिव चूज करके अपना प्रिपरेशन करते हैं। तो ये चीज का आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए। तो वही चीज मैंने भी करी। मैंने दिमाग में एक चीज क्लियर करके रखी थी कि मुझे एक अच्छा कॉलेज भी चाहिए और एक डिसेंट ब्रांच भी चाहिए, इवन इफ आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम वीएलएसआई। ये चीज था, क्योंकि अच्छा कॉलेज होगा तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, डिसेंट ब्रांच होगा तो उसका नियर फ्यूचर स्कोप, जैसे हार्डवेयर का स्कोप है, वैसे ही जब मैंने यहाँ पे देखा नहीं जीएनआर में मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने को मिलेगा एंड इट इज अ न्यू इंटरेस्टिंग फील्ड जिसमें मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, तो उस चीज को मैंने टारगेट में रखा। दूसरी ब्रांच और थी आईओआर, लेकिन उसका कट ऑफ हाई था, लेकिन फिर भी मैंने दिमाग में रखा कि ये ब्रांच भी एक अच्छी ब्रांच है एंड इट्स वन ऑफ द गुड ब्रांचेस इन आईआईटी बॉम्बे, तो वैसे ही दिमाग में रखा। और आईआईटी खड़गपुर में इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ आपको मिल जाएगा, आरएफ का भी अच्छा खासा। इवन कम्युनिकेशन भी ऐसा था कि नीचे राउंड में, एडिशनल राउंड में जाता तो मेरे को मिल जाता। तो एनआईटीज, एंड इफ यू लुक वेरी क्लोजली इन एवरी ब्रांचेस ऑफ आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, गुवाहाटी, आईआईटी बीएचयू, इवन आईआईटी हैदराबाद, ये 6 आईआईटीज में इस स्कोर पे अगर आप अपनी ब्रांचेस में देखोगे तो यू विल फील दैट आपको थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड के बाद से ऑफर आने चालू हो जाएंगे। क्योंकि मुझे भी पहले 3 राउंड में ऑफर नहीं था, मुझे जो ऑफर आया था वो राउंड 4 में आया था, एंड मैंने आईआईटी पटना भी भरा था। तो आईआईटी पटना से तो मुझे वीएलएसआई मिल गया था, बट वही फैक्टर होता है, मुझे कॉलेज भी अच्छा चाहिए और एक ब्रांच भी अच्छी चाहिए। वहां मेरे को नो डाउट ब्रांच मेरी प्रेफरेंस की मिल रही थी वीएलएसआई। द प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे कॉलेज भी उस हिसाब से अच्छा चाहिए कि जहाँ पे मुझे एडवांटेज मिले इस चीज का, क्योंकि अगर आपके पास ब्रांच अच्छी है, कॉलेज डोंट प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी, तो वो ब्रांच फिर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। तो वही चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने फिर लास्ट में, मेरे पास ऑफर था, आइदर आई चूज फ्रॉम आईआईटी पटना वीएलएसआई, आईआईटी बॉम्बे जीएनआर,
एंड मेरे पास ऑफर आया था आईटी खड़गपुर का रेडियो फ्रिक्वेंसी एज वेल एज कानपुर का आर बीएचयू भी था। तो इनमें से जो मेरे को बेस्ट बैलेंस लगा ब्रांच एज वेल एज द कॉलेज आई चोजन दैट। सो मेरा भी तो स्टूडेंट्स मुकुल, को मैं यही आपसे सजेशन ये है। पूछना चाहता हूं कि अगर आपने जीएनआर मुंबई का सेलेक्ट किया है और आपके यस सर। पास आईआईटी खड़गपुर का इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग आरएफ था, तो आपने कैसे आपने ऑप्ट किया कि मुझे मुंबई का, आपने बोला कि एक अच्छा कॉलेज और उसके साथ डिसेंट स्पेशलाइजेशन आपने ऑप्ट किया है। तो आईआईटी खड़गपुर से मैं एक डेप्थ लेवल पे जा रहा हूं क्वेश्चन में, आईआईटी खड़गपुर का इंस्ट्रूमेंटेशन और एंड सिग्नल प्रोसेसिंग और आपका जीएनआर जो आईआईटी मुंबई का था, तो आपने इन दोनों में कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे जीएनआर जो है वो ज्यादा फेवरेबल लग रहा है कंपेयर टू इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, जबकि दोनों कॉलेज का लेवल लगभग सिमिलर है? यस सर, ये थोड़ा सा इस चीज पे मेरी और मेरी सिस्टर पे थोड़ी सी बहस भी हुई थी कि जो चीज है वो है। मेरी सिस्टर भी खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। शी इज करेंटली पोस्टेड इन बीएसएनएल एज अ क्लास ऑफिसर। तो मेरे पास जब इस चीज का ऑफर आया था तो मेरे डिसीजंस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी सिस्टर का होता है। एंड आई फील दैट कि उनका जो सजेशन था जीएनआर के लिए वो मेरे लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ, क्योंकि मेरा मन ये था कि मुझे अपनी ब्रांच से रिलेटेड ही चाहिए था, क्योंकि मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस उसी ब्रांच में है। एंड मैंने उसके इलेक्टिव्स भी देख लिए थे कि हाँ, मैं चाहूँ तो वीएलएसआई का भी प्रोफाइल बना सकता हूँ। इवन इफ आई वांट आई कैन मेक अ प्रोफाइल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन कोर एज वेल एज मैं चाहूँ तो सीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ के मैं उनमें इलेक्टिव्स में एआई भी था। तो मैं तीनों ब्रांच का अपना प्रोफाइल बना सकता था। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं चाहूँ तो 3 वेज में से कोई एक चूज कर सकता हूँ। हम्म। लेकिन व्हेन आई टोल्ड माय सिस्टर अबाउट दिस ब्रांच तो मेरी सिस्टर ने ज्यादा रिसर्च किया। तो हम्म। उन्होंने रिसर्च करने के बाद मुझे बताया कि सी, नो डाउट तुम इसमें अच्छा करोगे, बट अगर तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की बात करें एंड एक ज्यादा बेटर एनवायरनमेंट की बात करें, एक कंपैरेटिवली लिटिल एज जो होता है वो तुम्हें आईआईटी बॉम्बे में ही मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सैचुरेटेड कॉलेज हो चुका है। प्लस यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये मेरी कहाँ? सिस्टर का एक्सपीरियंस था। केजीपी का बोल रहे हैं? हाँ, तो वो मेरे को बता रही थी कि केजीपी और बॉम्बे से अगर उनको कोई कंपेयर करना होगा सो शी विल गो विद द आईआईटी बॉम्बे, क्योंकि वो खुद अभी बॉम्बे में ही पोस्टेड है। तो उन्होंने यहाँ का बॉम्बे का कल्चर देखा हुआ। सो एज अ पर्सन टू इवॉल्व इन ऑल रिस्पेक्टिव शी फेल्ट दैट कि यू शुड गो इन आईआईटी बॉम्बे। तो इस चीज पे हम लोग का काफी वाद विवाद हुआ था अच्छा लंबा। तो फिर लास्ट में जब दीदी ने कोर्सेज दिखाए मेरे को, मैंने भी कोर्सेज देखे। मुझे तो उस समय से वीएलएसआई का दिमाग में चल रहा था, लेकिन हम्म। जब दीदी ने कोर्सेज दिखाए उन्होंने फिर बताया कि देखो इसमें तुम ये कर सकते हो, नियर फ्यूचर इसका आगे डिमांड बढ़ेगा एआई का। एंड अभी तुम्हें एआई मिल रहा है, ये चीज बच्चे और जितने भी अभी पीछे आने वाली जनरेशन है ये चीज को अभी एक्सप्लोर करेंगे। तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी इन हैंड मिल रही है। सो इट्स बेटर दैट यू गेट इनसाइड इन अ न्यू फील्ड। और हम्म। अगर तुम चाहो तो 2 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्विच कर सकते हो। तो हम्म। तुम्हें यहाँ पे जाके एक न्यू वैरायटी चीज अब सीखने को मिलेगी जो तुम्हारा स्किल सेट बढ़ाए। हम्म। तो ये चीज का स्किल सेट आपके पास जब न्यू आएगा तो तुम्हारा मार्केट में डिमांड बढ़ेगी कि आप यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके पास हार्डवेयर का भी नॉलेज है एज वेल एज हम्म। सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है। तो हम्म। ये जब उन्होंने कहा तो वो चीज मेरे को दिमाग में स्ट्राइक करी कि बात सही है। एक फील्ड का नॉलेज आज के टाइम पे रखने से ज्यादा बेटर होता है कि इफ यू हैव टू फील्ड नॉलेज एंड मोर देन टू फील्ड नॉलेज तो आपका फ्यूचर में डिमांड बढ़ा रहेगा, क्योंकि कंपनीज में जब आप जाते हो इनकी टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती है and you हम्म। have to cope up with the newest technology and you have to learn continuously. So हम्म। what if अगर मैं वो चीज अभी ही सीख लेता हूँ तो मेरे को नियर 5 से 7 साल के लिए उस चीज का बेनिफिट मिलेगा, जो हम्म। चीज लोग साइड से सीखेंगे। हम्म। ऑलरेडी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपीरियंस है जो मैंने सीख लिया है, इस हम्म। चीज का सॉफ्टवेयर का भी सीख लूंगा तो मैं बहुत सारे रोल्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये चीज का हम लोगों के बीच में मिडनाइट डिस्कशन हुआ था, उसके बाद ही फाइनली आई चोजन फॉर आईआईटी बॉम्बे जी। तो मैं बोलता हूं कि वो तो तुम्हारा एडमिशन लेने के पहले का डिस्कशन था, और आज की डेट में जो स्टूडेंट एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी सेम फेज से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो जीएनआर में तुम पॉसिबिलिटीज बोल रहे हो कि तुमको हार्डवेयर का और एआई का, एक्चुअली जीएनआर के बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है, मैं ये भी यस सर। बोलता हूं।
तो ये जो आप डिफरेंट फील्ड का कोलैबोरेशन को जीएनआर बोल रहे हैं, तो ये कैसा होता है? एक्चुअली मैं जीएनआर के बारे में जानना चाहता हूँ, सभी दर्शक को भी बताना चाहता हूँ कि ये क्या कॉम्बिनेशन है कि इसमें आपके पास एआई भी है और आप बोल रहे हैं हार्डवेयर भी है, और कितने परसेंटेज चीजें जो आपने पहले अपने सिस्टर से सुना था वो आपने एक्सप्लोर किया जाके कि हाँ उन्होंने जो बोला था वो सही है, यहाँ पे सभी चीजें अवेलेबल है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उस डिस्कशन के बाद जो आपने अपनी सिस्टर से किया था। यस सर। तो रही बात, इफ आई कम टू माय ब्रांच जीएनआर, जी इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये जो नाम है हम लोगों का, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है जिसके कारण लोगों को थोड़ा सा ये चीज का लगता है कि इट्स मच मोर लाइक अ सिविल रिलेटेड हम्म। ब्रांच। तो बेसिकली अगर मैं अपनी ब्रांच का नाम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, सो दिस ब्रांच डील्स बेसिकली यूजेज ऑफ न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक जीआईएस और जीपीएस, एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इन द फील्ड ऑफ जियो एक्सप्लोरेशन। मतलब नेचुरल रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी, उसका क्या अभी फ्यूचर स्कोप है, कितना आपको वो एनुअल यील्ड देगा, इस चीजों में एप्लीकेशन होता है। सो वी यूज द टेक्नोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। हम नेचुरल रिसोर्सेस पे ही इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू सर्च माइनिंग एरिया, जैसे अभी आपको पता है कि इंडिया में कोल एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो अगर मुझे एक नया एरिया चाहिए जहाँ पे मुझे चांसेस है कि हाँ मेरे को नया कोल का माइन मिल सकता है, सो ये काम तो मैं मैन्युअली करूंगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि जितना भी पॉसिबल एरियाज है उस पर मैं एआई लगाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन जो मेरे को बताएगा कि हाँ यहाँ पे पॉसिबल माइन हो सकता है, क्योंकि मैं हर जगह इंडिविजुअल तो खोदता फिरूंगा नहीं। तो इन सब चीजों में हम लोगों का एआई का एक्सपर्टीज लगता है। ये तो एक स्मॉलेस्ट सा एग्जांपल बताया मैंने। जैसे मेरा ही अभी करंट जो थीसिस वर्क चल रहा है वो फ्यूजन का है, इमेज फ्यूजन का है, जिससे मैं ये पता करूंगा कि वेरियस एक एरिया है अगर मेरे पास, एंड इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम अ सैटेलाइट, मैं उस सैटेलाइट से ये कैसे बताऊंगा कि ये एरिया में कौन सी टाइप की क्रॉप्स अवेलेबल है। तो मैं इमेज प्रोसेसिंग पे ये अप्लाई करूंगा, ये सारी चीजें, इमेज प्रोसेसिंग, एआई, ये चीज। तो हम लोगों का नेचुरल रिसोर्सेस को इजीली स्केलेबल कैसे बनाना है, कैसे उसको इनहेंस करना है, उन सब चीजों पे हम लोग ये टेक्नोलॉजी लगा। तो अब वही बात है, टेक्नोलॉजी अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज भी होना चाहिए हार्डवेयर का, क्योंकि सेंसर डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि आप वो सेंसर डिजाइन नहीं करोगे बट आपको वो चीज पता होनी चाहिए जब आप प्रोटोटाइप्स बनाओगे इन सब सारी चीजों का। क्योंकि हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट्स और है जिसमें जीआईएस लगता है एंड इंटरऑपरेबिलिटी है, तो इट मोस्टली डील्स विद द हार्डवेयर कोडिंग। तो हार्डवेयर डिजाइनिंग भी होता है। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर विच इज यूज्ड फॉर द एप्लीकेशंस इन नेचुरल रिसोर्सेस। तो मैं ये ये पूछता हूँ, चीज हम जैसे लोग तुम्हारा ब्रांच में। जीएनआर जो है, आपने बोला कि ये जो जीएनआर है ये वर्ड जो है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसा फील होता है नाम से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या आपकी ब्रांच में सिविल वाले भी ऑप्ट करते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन वाले स्टूडेंट ही ऑप्ट कर पाते हैं? सर ये ब्रांच इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, तो इसमें सिविल वाले भी हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अभी तक तो मेरे को कोई दिखा नहीं है इसमें, फिजिक्स वाले हैं, माइनिंग वाले, एग्रीकल्चर, मतलब एक ही बैच में वेरियस काइंड ऑफ लोग हैं। तो यहाँ क्या होता है कि आपको हर टाइप का एक्सपर्टीज मिल भी जाता है। मुझे जैसे एक्चुअल जो ग्राउंड ट्रूथ जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं क्रॉप एरिया की बात कर लूं, क्रॉप का अगर मैं एरिया ले लेता हूं तो मुझे उसका ज्यादा नॉलेज होगा नहीं। सो फॉर दैट आई हैव एग्रीकल्चर फ्रेंड जो मुझे उससे बता सकता है कि हाँ तेरा ये रिजल्ट गलत आ रहा है। सो वेरियस काइंड ऑफ पीपल्स अप्लाई इन दिस ब्रांच। ओके, तो मतलब ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। तो इसमें जो यस सर। सिविल वाले ऑप्ट करते हैं तो उनको क्या कोडिंग की जरूरत पड़ती है? इन जनरल मैं अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो वो जो है वो कोडिंग का कुछ बेसिक तो जानते हैं, लेकिन सिविल वाले, यस सर। मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स जो है वो एक्चुअली थोड़ा भी, बहुत कम, मिनिमम आइडिया होता है उनको कोडिंग का। तो किस तरीके से कोप करते हैं वो आप जैसे कॉम्पिटिटर जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और जो सिविल वाले, मैकेनिकल वाले हैं, क्या वो आपके साथ वो अंडरस्टैंडिंग और ब्रांच के साथ वो इक्विलिब्रियम कंडीशन बना पाते हैं?
यस सर, ये चीज तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि भले ही उनको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है, बीइंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि हाँ चलो ये कोडिंग है, सी प्लस प्लस है, लूप ऐसे लगाना, हल्का हम्म फुल्का आइडिया रहता है, भले कभी भी जिंदगी में मैंने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, बट स्टिल वी नो दैट कि हाँ ऐसी ऐसी चीज होती है, दिमाग में कहीं ना कहीं वो आपके साइड में चलती है। सिविल मैकेनिकल वालों, एक्चुअली सिविल वालों को इस चीज का कोई आइडिया नहीं होता, बट स्टिल दे वर्क हार्ड। जब वो एडमिशन लेने से पहले यहाँ पे, मैंने देखा, मेरा खुद का दोस्त है यहाँ पे, वो एडमिशन लेने से पहले ही उसने प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन अच्छे से क्लियर कर लिया। सो ही अच्छा हैज वर्कड हार्ड। सो यहाँ पे सिविल वालों ने भी बहुत अच्छा वर्क किया है। एंड करेंटली मैं बोलूँ, मेरे जितने भी सिविल इंजीनियर्स दोस्त हैं, बैचमेट्स हम्म हैं, दे आर मच बेटर कोडर्स देन मी। मुझसे अच्छी कोडिंग वो करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज में एफर्ट भी ज्यादा डाला। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि उनको कोप करने में प्रॉब्लम होती है। ये जो 3 मंथ्स होते हैं, इन 3 मंथ्स में किसी भी लैंग्वेज का फाउंडेशन बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांजिशन करना इतना टफ नहीं पड़ता है आपको, क्योंकि हम्म कॉन्सेप्ट सेम है, सिंटेक्स हम्म चेंज हो जाता है। हम्म सिंटेक्स को लर्न करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यू डू हम्म प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज फाइन। तो वही हम्म चीज है, उन्होंने वर्क काफी हार्ड किया है। एंड इसी कारण आज के टाइम पे मेरी क्लास में जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, दे आर प्लेस्ड ऑन एन एवरेज मोर देन 20 LP। हम्म तो ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉब्लम नहीं होती, दे ऑल्सो फेस द सेम प्रोबेबिलिटी, सेम प्रॉब्लम्स जैसे हम फेस करते हैं। एंड हम्म उन्होंने भी एफर्ट डाला है इस चीज में। एंड इट्स नॉट अबाउट GNR। मेरा ये मानना है कि नियर फ्यूचर में हर इंसान को एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फाउंडेशन आना चाहिए, क्योंकि हम्म आजकल कंप्यूटर पे करना प्रेफर करते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर पे करने के लिए आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आना चाहिए। सो मेरा हर किसी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट होता है, एंड गाइडेंस में मैं भी यही कहता हूँ कि ये 3 महीने में एटलीस्ट कोई एक लैंग्वेज आप सीख लो, हम्म ताकि जब भी आप किसी भी ब्रांच में जाओ, चाहे वो सिविल की ब्रांच हो, रिमोट सेंसिंग हो गई आपकी, चाहे जियो टेक्निकल हो गई, चाहे मैकेनिकल का आपका डिजाइन हो गया, तो आप ब्लैंक ना बैठो वहां पे। इवन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जब बंदे गो इनसाइड VLSI, आपको लैब में तो काम करना पड़ेगा डिजाइनिंग का जो भी है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर पे भी उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। एंड हम्म सॉफ्टवेयर पे सिमुलेशन के लिए आपको सॉफ्टवेयर के वो कोड समझ में आने चाहिए। तो ये हम्म 3 महीने में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आपको ये प्रोग्रामिंग जो है एटलीस्ट एक लैंग्वेज आपको सीखने आनी चाहिए, ताकि आपको जब भी कोई कोड दे स्टिमुलेट करने के लिए, तो आप ये ना हो जाए कि आप एकदम खाली बैठ जाए। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था, मैंने 3 महीने में ढंग से प्रिपेयर नहीं किया था, मुझे आइडिया ही नहीं चल रहा था कि यार क्या करना चाहिए। सो आई जस्ट वेस्टेड इट आउट। तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में काफी प्रॉब्लम हुआ इस चीज की। हम्म। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, चलो तुमने कोडिंग सीख लिया और बाकी सारी चीजें हो गई, आज तुम एक बहुत अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेस्ड भी हो, जिसके बारे में हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं। और मैं चाहता यस हूं सर। कि इसके हम तुम्हारे प्लेसमेंट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, जो हमारा न्यू चैनल है जॉब जंक्शन, वहां पे मैं तुम्हारा एक और बढ़िया सा इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, जहां पे हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट्स के लिए हमको कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने चाहिए, और यस प्लेसमेंट्स सर। के लिए हमको किस तरीके से नॉन टेक्निकल चीजें, सब्जेक्ट वाइज तो ठीक है, नॉन टेक्निकल चीजें कौन कौन सी अच्छी हमारे पास होनी चाहिए, जैसे सॉफ्ट स्किल की बात भी करेंगे। यस राइट सर। नाउ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हम जब आईआईटीज में एडमिशन लेते हैं, तो काफी बार हम ये देखते हैं कि वीएलएसआई में जो हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट है वो दूसरे ब्रांच के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा है, ज्यादा है, पैकेज ज्यादा है, ये सोच के हम दूसरे ब्रांच के क्रेडिट्स को यूज करते हैं। तो क्या जीएनआर के स्टूडेंट्स, या फिर स्पेशली तुम्हारी बात करूं, तो क्या तुमने भी ऐसा किया है? आज जो तुम जिस कंपनी में तुम प्लेस्ड हो, उसके लिए अपने आप को बिल्ड करने के लिए या फिर अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए तुमने दूसरे स्पेशलाइजेशन की क्रेडिट्स को अपने लिए यूज किया है क्या? यस सर, इसका थोड़ा सा ब्रीफ आंसर रहता है। सी, सबसे पहले जब आप कॉलेज में आते हो, मेक श्योर आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप किस प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हो। ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। हम्म इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सॉफ्टवेयर, तो आपके दिमाग में वही चलना चाहिए कि हाँ मुझे सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड अपना रिज्यूमे बनाना है, और उसी हिसाब से आपको पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना है अपना। तो मैं उसी हिसाब से सब्जेक्ट्स करूंगा। मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सब्जेक्ट किए थे, मतलब मैंने शायद एक ही डिपार्टमेंट का एक सब्जेक्ट किया था, वो था बायो साइंसेस का, विच इज बायोस्टैटिस्टिक्स। मैंने स्टैट्स के सब्जेक्ट ज्यादा किए थे, क्योंकि मेरा डेटा साइंस रिलेटेड प्रोफाइल है।
तो मैंने स्टैटिस्टिक्स उनकी ब्रांच से भी करा और एक अपनी ब्रांच से भी मैंने जियो स्टैटिस्टिक्स करा। सो बायो स्टैटिस्टिक्स से मेरे को फाउंडेशन ऑफ स्टैट्स पता चल गया कि हाँ ये स्टैटिस्टिक्स होता है, प्रोबेबिलिटी वगैरह। जियो स्टैट से मुझे थोड़ा सा उससे एडवांस वर्जन मिला कि हाँ मैं और कितनी टाइप की स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंट टाइप जितने भी और इंटरमीडिएट होता है, एडवांस होता है, तो जियो स्टैट्स में मैंने थोड़ा वो पढ़ा, तो मेरा स्टैटिस्टिक्स का फाउंडेशन अच्छा खासा बढ़िया हो गया था। एंड रही बात ऐसे, जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था तो मैं तो था एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ही बंदा। मुझे भी दिमाग में था कि चलो मैं जीएनआर में हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स ले लूंगा, बट ये इतना इजी नहीं पड़ता है आपको, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन योर वीएलएसआई। हमारा मोस्टली काम यहाँ पे एआईएमएल का होता है, विच इज मोस्टली सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, एंड वीएलएसआई का काम होता है वो हार्डवेयर ओरिएंटेड होता है। सो बीइंग फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर, अब मैं सॉफ्टवेयर में आ गया हूँ, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर में शिफ्ट होना चाहता हूँ तो मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, रादर देन अगर एक कम्युनिकेशन वाला आदमी है उसे वीएलएसआई करना है तो वो आराम से इजीली कर सकता है वो सब्जेक्ट लेके, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे करते हैं, हर आईआईटीज में बच्चे जितने भी कम्युनिकेशन वाले हैं दे टेक द वीएलएसआई इलेक्टिव्स टू मेक देयर प्रोफाइल, एंड वो उनके कम्युनिकेशन से ज्यादा अलग भी नहीं होता है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है, तो वीएलएसआई उनको पढ़ना इजी पड़ता है एज कंपेरिजन टू अस, क्योंकि हमारा पूरा डोमेन अलग हो गया। वी आर फर्स्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, नाउ वी आर शिफ्टेड टू सीएस बेस्ड बैकग्राउंड। तो इसी रीजन में पहले स्टार्ट में मेरे दिमाग में था, मैंने अपने सीनियर से भी ये चीज पूछी थी कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ। सीनियर ने एक ही चीज की एडवाइस करी थी कि तुम कर सकते हो, तुम चाहो तो कोर कंप्यूटर साइंस का भी बनवा सकते हो, तुम चाहो तो अपनी सीवी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बना सकते हो। प्रॉब्लम इसी चीज की आएगी तुम्हें कि तुम्हारे खुद के डिपार्टमेंट का जो कोर्स है वो एंटायरली इलेक्ट्रॉनिक्स से अलग, तो अगर तुम दो डिफरेंट डोमेन्स को लेके चलना चाहोगे, इट इज गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, और उस कारण तुम्हारा सीजीपीए लो हो जाएगा, तो ये चीज आप अवॉइड करो। तो उनकी सजेशन मैंने माना और ये बात सच भी हुई, क्योंकि 3 महीने में मुझे वर्कलोड पता चल गया कि मैं यहाँ पे वर्कलोड जो रहता है, और किसी भी अच्छे प्रीमियम कॉलेज में आप चले जाओ तो वहां पे वर्कलोड आपको अच्छा खासा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वर्कलोड ना मिले। तो मेरे को यहाँ पे अलग ही डोमेन, एक रिमोट सेंसिंग, कहाँ जीआईएस में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सॉफ्टवेयर बेस्ड जा रहा हूँ, कहाँ मेरे को हार्डवेयर में शिफ्ट होना है, तो उसी रीजन सेफ साइड लेने के लिए मैंने फिर प्रॉपरली सॉफ्टवेयर कर दिया। दिमाग में एक चीज और थी मेरे कि मैं चाहता तो वीएलएसआई आगे भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 साल इंजीनियरिंग का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस चीज का। तो मुझे यहाँ सॉफ्टवेयर में एक बार अगर मैं सॉफ्टवेयर सीख जाऊंगा तो वीएलएसआई का जितना एडवांस सब्जेक्ट है तो उसका कहीं ना कहीं से मैं सीख लूंगा, क्योंकि मेरा फाउंडेशन ऑलरेडी क्लियर है। क्योंकि वीएलएसआई में आपको जनरली एनालॉग का एडवांस वर्जन, डिजिटल का एडवांस वर्जन पढ़ना होता है, तो मेरा अगर फाउंडेशन क्लियर है और इफ इन केस मेरा नियर फ्यूचर मूड बनता है कि मैं हार्डवेयर में शिफ्ट होना चाहूंगा, सो आई कैन डू दैट, मैं उतना कर सकता हूँ, अलग से किताबें पढ़ के आई कैन डू दैट, मेरा फाउंडेशन क्लियर था। इसी रीजन में मैंने फिर वीएलएसआई के सब्जेक्ट्स नहीं दिए। बट अगर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं, आरएफ की बात करूं, तो वो बच्चे करते हैं, उनके लिए इतना टफ नहीं पड़ता, क्योंकि उनका रिलेटिवली सेम बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ही सब फील्ड, सो दे कैन कोप इजीली विद देम। तो वो लोग यही करते हैं कि अपने डिपार्टमेंट का जितना उनको कंप्लीट करना है कोर्स, उसके अलावा वो इलेक्टिव्स आराम से लेके बनाते हैं अपने रिज्यूम्स, और उनका हो जाता है आराम से। सो इट्स ऑल अबाउट द वर्क स्किल सेट व्हिच यू हैव गेट इन योर एमटेक। तो एक बेहतरीन आइडिया हो गया बच्चों को। जरूरी अगर मैं बात करूं तो जीएनआर में इलेक्टिव्स को कैसे सेलेक्ट करना है, या फिर कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी ले रहे हैं तो आपको क्रेडिट्स या फिर इलेक्टिव्स ऐसा सेलेक्ट करना है कि आपको बहुत टफ ना पड़े, और दो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन को आपको हैंडल करना पड़ सकता है अगर आप कोई चीज टफेस्ट ले लोगे तो Yes. ये हमारे साथ थे मुकुल, और हमने इनके आईआईटी मुंबई और जीएनआर जो एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच हो सकता है, और इन्होंने जैसे बताया कि ये सिविल के लिए भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, मैकेनिकल के लिए भी। आयन का अभी इनको इनके साथ कोई नहीं है तो अभी आइडिया नहीं है, लेकिन आपको मेरी बातों से और मेरे क्वेश्चन से और इनकी बातों से एक बेहतरीन एक्सप्लोर किया गया हम लोग ने दोनों सारी चीजों को जो एक आईआईटी मुंबई में जीएनआर में होता है। और मैं चाहता हूं कि मुकुल हमसे फिर से मिले जॉब जंक्शन में, जहां पे हम बात करेंगे आगे क्या, क्योंकि अभी मैंने कुछ चीजें हिडन रखा है। जो गेट एकेडमी में प्रीवियस वीडियो देखा है उनको तो बिल्कुल आइडिया होगा कि इनके पास आज की डेट में क्या पैकेज है, और
कहाँ पे ये प्लेस्ड है, लेकिन जिनको आइडिया नहीं है तो हम एक और इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे इनके साथ, जो कि जॉब जंक्शन में हम करेंगे, जो गेट एकेडमी का ही एक इनिशिएटिव है, और वहां पे हम बात करेंगे बाकी सारे टॉपिक्स में। तो आज के लिए मुकुल बस इतना ही। आपको थैंक यू एंड कॉन्ग्रेट्स। और गेट एकेडमी के साथ थैंक जो यू आपका सर। अटूट रिश्ता है, बहुत पहले से है। क्योंकि मैं जब भोपाल यस सर। में ऑफलाइन था, मैं ईडीसी पढ़ाता था, तो मैं आपको बताऊं, दर्शक को, क्योंकि मुकुल को तो पता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे कोई ईडीसी में करता था तो वो मुकुल ही था, जिसकी वजह से ही हमारी बॉन्डिंग हुई थी एक्चुअली में। मुकुल को भी याद होगा ये बात। यस सर। तो बस उसी बॉन्डिंग के यस कारण सर। आज भी मैं मुकुल से बात करता रहता हूँ। हमारी वीकली 2-3 बार बात हो जाती है, महीने में काफी बार हमारी बात होती है। तो मैं आज मुकुल को आपसे मिलवाया हूँ, आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत जल्द ये भिलाई भी आने वाले हैं, वहां भी हम ऑफलाइन स्टूडेंट से मुकुल को मिलवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू एंड थैंक यू मुकुल। थैंक यू सर।